ये क्या चीज है? ये देखने में एक बर्ड लगता है जो बार बार ऐसे डिप करता है पानी पीने के लिए। तो क्या इसको प्यास लग रही है इसलिए बार बार ये पीने आ जाता है? क्या ये जिंदा है? अच्छा, यहाँ से अगर हम पानी हटा दें तो भी ये काम करता है, और अगर पानी की जगह हम इसे सैनिटाइजर पिला दें क्या ये तो भी काम करता रहेगा? क्या ये इस बल्ब की गर्मी से भी काम कर सकता है? इसकी चोंच पे ये कपड़ा क्यों बंधा हुआ है? इसमें फिजिक्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा है? गर्मी में तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन बारिश के दिनों में ये काम क्यों नहीं करता है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है विक्रांत किरार और आप देख रहे हो हेलो साइंस। समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। देखो, यहाँ पर हमारे पास ये टॉय है और इसमें 2 बल्ब्स हैं और कुछ लिक्विड है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि लिक्विड ऊपर चढ़ता है तो उससे ये ऊपरी हिस्सा हैवी हो जाता है और इसीलिए ऊपरी हिस्सा नीचे आ जाता है। जैसे ही ऊपरी हिस्सा नीचे आता है यहाँ से लिक्विड फिर इस वाले हिस्से में आ जाता है, और अब ये हिस्सा भारी है तो अब देखो ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो कभी ये हिस्सा भारी होता है, कभी ये हिस्सा भारी होता है, उसकी वजह से ये ऊपर नीचे इस तरीके से मोशन करता रहता है। सवाल ये उठता है कि पानी की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके आगे हमें पानी क्यों रखना पड़ता है? और आप देखोगे कि बिना पानी के भी एक्चुअली काम करता है। अब सवाल उठता है पानी वाकई में यहाँ पे चाहिए क्यों? पानी से हम इसकी चोंच को गीला करते हैं, लेकिन पानी का यूज करने से होता क्या है? जब हम बाल कटाने जाते हैं तो हमारे ऊपर पानी का इस तरीके से स्प्रे किया जाता है और उसमें हम एक चीज जरूर फील करते हैं कि हमें ठंडा लगता है, पानी काफी ज्यादा ठंडा लगता है। और यहाँ पे भी अगर मैं टच करूँ तो ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा गर्म है इस हिस्से के कंपैरिजन में। ये वाला हिस्सा इस पानी के कारण काफी ज्यादा ठंडा है। ऐसा क्यों होता है? इवेपोरेटिव कूलिंग के कारण। देखो, यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके से वाटर है, जैसे इसके ऊपर काफी सारा पानी है, इसकी बीक के ऊपर पानी है, तो पानी वहां से इवेपोरेट होता है। और जब पानी इवेपोरेट होता है तो यहाँ से वो एनर्जी लेता है और एनर्जी लेकर के इवेपोरेट हो जाता है। इसके कारण यहाँ पर कम एनर्जी हो जाती है और यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे मटके काम करते हैं जो हमें गर्मियों में ठंडा पानी देते हैं, और हमारे कूलर्स भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जब भी हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करते हैं इस तरीके से, तो देखो हमारे पूरे हाथों पे सैनिटाइजर लग जाता है और अल्कोहल हवा में बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, इसलिए हमें काफी ज्यादा ठंडा हाथों में लगता है। गर्मी के दिनों में हमें पसीना आता है, तो ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि अगर हमारी बॉडी पसीने में गीली होगी तो एटमॉस्फेयर में हमारा पसीना इवेपोरेट होगा और हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर डेफिनेटली 2 अलग अलग लोज में अलग अलग टेम्परेचर है, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा पानी में गीला है। इसके ऊपर ये जो कपड़ा लगा हुआ है ना, वो भी ऐसा है कि अगर हम इसकी सिर्फ चोंच को अगर गीला करते हैं तो भी ये पूरा का पूरा गीला हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कूलिंग हो पाए। इसका हम थोड़ा क्लोजअप देखते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर पानी की एक बूंद डालेंगे और देखते हैं ये पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस ऊपरी हिस्से में टेम्परेचर कम है तो ये लिक्विड का लेवल क्यों राइज होने लगता है? देखो, ऊपरी हिस्से की वॉल्यूम फिक्स है और हमारे पास एक ही इक्वेशन होती है, PV = nRT। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम फिक्स है, ये सभी चीजें कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी कम होता है, यानी ऊपरी हिस्से का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही ऊपर प्रेशर कम होगा तो यहाँ से लिक्विड खिंचा चला आता है, लिक्विड ऊपर राइज हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में भी हमारे पास यहाँ पर एक एयर की कैविटी है और नीचे एक लिक्विड है। जैसे ही हम इसे बर्फ लगा करके ठंडा करेंगे तो यहाँ पर भी प्रेशर कम हो जाएगा और हमारा लिक्विड ऊपर चढ़ता चला जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में हमने पानी यूज किया था जिसमें इंक मिली हुई है, ताकि पानी का ऊपर चढ़ना एटलीस्ट दिखे। पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है, वरना वो दिखता ही नहीं। और ये है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पे। ऊपर हमने यूज किया था बर्फ का जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो था लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का। फिर भी हमने देखा कि पानी बहुत ही धीरे चढ़ रहा था ऊपर, और हमें इसीलिए पतला पाइप यूज करना पड़ा, ताकि थोड़ा सा भी प्रेशर डिफरेंस आता है तो हमें जो राइज ऑफ वाटर लेवल है वो अच्छे से दिखाई दे। इस केस में हमने बर्फ का यूज नहीं किया था, यहाँ पर सिर्फ इवेपोरेटिव कूलिंग के कारण थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस था। तो इसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस था, फिर भी थोड़ा सा लिक्विड का राइज हुआ। इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन लिक्विड का राइज काफी ज्यादा होता है। इससे एक चीज पता चलती है कि इन दोनों में जो लिक्विड है वो अलग अलग है, यानी कि ये हमारा पानी नहीं है, कोई और लिक्विड है। और इसमें जो लिक्विड का यूज किया जाता है वो है हमारी डाइक्लोरोमीथेन या फिर मेथिलीन क्लोराइड। उस लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है?
इस लिक्विड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली हमारे रूम टेम्परेचर के आसपास होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ा रहा हूँ तो भी यहाँ पर लिक्विड नीचे बॉईल होने लगता है। मेरे हाथ की गर्मी से, सिर्फ मेरे हाथ के टेम्परेचर से ये लिक्विड बॉईल हो जाता है। अब हम समझ गए कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, जबकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ से लिक्विड इस तरीके से पुश होता है और यहाँ पर लिक्विड ऊपर इस तरीके से राइज करने लगता है। जैसे जैसे लिक्विड ऊपर राइज होगा तो यहाँ पर वजन बढ़ जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में टॉर्क लग जाएगा और हमारा ये जो बर्ड है इस तरीके से ग्रेविटी के कारण नीचे डिप कर जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमें इसे ठंडा करना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसको सिर्फ हाथ से पकड़ भी लूँ नीचे से तो मेरे हाथ की गर्मी से ये लिक्विड बॉयल होकर ऊपर आ जाता है। या फिर अगर हम एक बल्ब इस तरीके से रख दें, बल्ब जला दें यहाँ पर इसके पीछे रख के, तो बल्ब की गर्मी से भी ये नीचे वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा और यहाँ पर फिर से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और सिर्फ इस बल्ब की रोशनी से ही ये काम करने लग जाएगा, पानी की भी ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो इसे अल्कोहल की मदद से भी ठंडा कर सकते हैं। अल्कोहल हमारे एनवायरनमेंट में और ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है, तो हम इसके ऊपर अगर सैनिटाइज़र डाल दें या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसे सैनिटाइज़र पिला दें तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। उस केस में हम देखेंगे कि ये बहुत जल्दी यहाँ पर लिक्विड राइज करता है और अगर लिक्विड जल्दी राइज होगा तो फिर ये इसका मोशन भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। किसी भी तरीके से हम ऊपर वाले लोब का टेम्परेचर अगर इससे थोड़ा सा कम कर दें तो हमारा लिक्विड राइज करने लगता है, ऊपरी हिस्सा भारी हो जाता है और ये इस तरीके से डिप कर जाता है। लेकिन अभी हमारा आधा काम हुआ है, अभी इसे हमें फिर से वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना है। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ पढ़ाई करें तो वो आधा काम होता है। अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है तो हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मुझे याद है मेरा IIT में सिलेक्शन इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं हर संडे एक मॉक टेस्ट देता था। तो आप भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के हर एक संडे को एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनी रैंक बढ़ा सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो जो है क्रैश ऐप, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और इसके बारे में बाकी डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि ये अब वापस कैसे आएगा। अगर इसका पानी एक बार ऊपर राइज कर गया तो पानी अपने आप नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास प्रेशर कम है। यहाँ से पानी वापस इस तरीके से नीचे नहीं आएगा जैसा कि हमने इस टेस्ट ट्यूब में किया है। देखो इस टेस्ट ट्यूब में भी पानी भरा हुआ है और मैं इसको भले ही ऊपर खींच लूँ पानी नीचे नहीं गिरता क्योंकि ऊपर लो प्रेशर है। पानी नीचे कैसे आएगा? अगर यहाँ से किसी तरीके से हवा अंदर जा पाए तो यहाँ पर इस तरीके से हवा ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा और यहाँ से लिक्विड नीचे आ सकता है। इसको भी हम करके देखते हैं। अगर मैं इसको उठा दूं, अगर मैं यहाँ पे रास्ता बना दूं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी जा पाए, तभी यहाँ पर पानी इस तरीके से देखो नीचे आ जाता है और एग्जैक्टली वही होता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर लिक्विड ऊपर जा चुका है, नीचे थोड़ा सा लिक्विड बचा हुआ है, उसके कारण यहाँ से एयर इस तरीके से नहीं घुस सकती। फिर यहाँ पर हैवी होने के कारण ये इस तरीके से नीचे झुक जाएगा। जैसे ये नीचे झुकेगा तो देखो ये लिक्विड बचा हुआ नीचे रह जाएगा और यहाँ से अब हमारी एयर अंदर आ सकती है। यहाँ से एयर अंदर जाएगी, ये बचा हुआ लिक्विड फिर से नीचे आएगा और यहाँ पर फिर से सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से टॉर्क लगेगा और ये वापस से इस तरीके से सीधा खड़ा हो जाता है। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज हुआ है? पहला कॉन्सेप्ट है इवेपोरेटिव कूलिंग। जब भी पानी इवेपोरेट होता है तो यहाँ से वो एनर्जी लेके उड़ता है और इसलिए ये चीज़ ठंडी हो जाती है। जैसे ही ऊपर वाला एरिया ठंडा होता है तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, लिक्विड यहाँ से ऊपर आने लगता है। अब लिक्विड ऊपर आ गया, ये वाला हिस्सा भारी हो गया है तो ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा और जब ये नीचे आ जाएगा तभी इस ट्यूब को इस तरीके से लंबा डिजाइन किया जाता है कि यहाँ से अब एयर जा पाएगी। इस केस में एयर नहीं जा सकती थी, अब एयर जा सकती है। एयर जाएगी तो फिर से लिक्विड इस तरफ आ जाएगा और ये वापस फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब हम सोचते हैं कि क्या हम इसके फंक्शन को रोक सकते हैं? ऐसा क्या चेंज कर दिया जाए कि काम करना बंद कर देगा? तो इवेपोरेटिव कूलिंग के कारण तो इसका टेम्परेचर कम हुआ था।
अगर हम इवेपोरेटिव कूलिंग को ही बंद कर दें तो फिर ये काम नहीं करेगा। अच्छा, इवेपोरेटिव कूलिंग कब काम नहीं करती है? आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में हमारे कूलर काम नहीं करते हैं, मटके का पानी भी उतना ठंडा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो पानी इवेपोरेट नहीं होता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को वो ठंडा नहीं कर पाता है। या फिर जब हम बाथरूम में नहाते हैं तो वहाँ पर भी हवा में वाटर सैचुरेशन फुल हो जाता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है, इसीलिए ये वहाँ पे भी काम नहीं करेगा। और जब हम बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो बाहर फिर उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इसलिए हमें फिर से ठंडा लगने लग जाता है। तो बारिश के दिनों में ये काम नहीं करेगा। उसको हम यहाँ पर टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इसे टेस्ट करना एक्चुअली काफ़ी आसान है। देखो, इसकी अभी बीक गीली है तो लिक्विड का लेवल राइज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। अब मैं इसको इस तरीके से एक डब्बे में डाल दूंगा और डब्बे में थोड़ा सा पानी है, तो डब्बे का ढक्कन बंद करते ही डब्बे के अंदर हवा सैचुरेट हो जाएगी, इवेपोरेशन होना बंद हो जाएगा। इवेपोरेशन होना बंद हो जाएगा तो इसमें भी लिक्विड का लेवल राइज नहीं करेगा और फिर हम इसको वापस बाहर निकालेंगे, फिर से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर से इसका लेवल राइज करने लग जाएगा। इसको करके देखते हैं। ये अभी काम कर रहा है, लिक्विड राइज हो रहा है और इसका पहले मैं लिक्विड खाली कर देता हूँ। अभी लिक्विड खाली हो चुका और मैं इसको डब्बे में डाल देता हूँ। लिक्विड राइज हो रहा है, लिक्विड राइज हो रहा है, लेकिन अब लिक्विड राइज होके पूरा ऊपर तक नहीं आएगा। थोड़ा बहुत इवेपोरेशन होगा। ढक्कन बंद करने के बाद इसकी हवा पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगी। अब लिक्विड ऊपर आना बंद हो गया। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा और बाहर निकालते ही आप देखना इसका लेवल फिर से राइज होने लग जाएगा। देखो, फिर से लेवल राइज हो गया। तो इवेपोरेटिव कूलिंग अगर हम रोक दें तो ये काम नहीं करेगा, यानी बारिश के दिनों में ये काम उतना अच्छे से नहीं करेगा। 100% सैचुरेशन हवा में बहुत ही कम होता है, पर जब ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है या कोस्टल एरियाज में, समुद्री तट पे, वहाँ पर ये उतना अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर मटके और कूलर वो भी काम उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये कैसे काम करता है ये तो हम समझ गए, लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि ये अगर हम यहाँ पे सिर्फ पानी भर के रख दें तो ये पूरे टाइम ऐसे 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 हिलता रहेगा। तो क्या हम इसमें कोई डायनमो लगा के इससे बिजली जनरेट कर सकते हैं? ये काइंड ऑफ एक हमारी परपेचुअल मोशन मशीन बन जाएगी जिसमें हम कोई इसको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर मोशन हो रहा है। तो उस मोशन का यूज करके क्या हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसको कोई एनर्जी नहीं दे रहा है फिर भी ये मूव करता रहे और इसमें से हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाए, ये इम्पॉसिबल है। तो एक्चुअली इसको एनर्जी दे कौन रहा है? ये एक्चुअली एक हीट इंजन है। हमने देखा था कि यहाँ पर लो टेम्परेचर रीजन है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर रीजन है और यहाँ पर पानी ऊपर चढ़ता है, यानी कुछ वर्क डन भी हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली एक हीट इंजन है। हीट इंजन्स किस तरीके से काम करते हैं? किसी भी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जैसे बहुत ही गर्म चीज़ है, बहुत गर्म लिक्विड है, वहाँ से थोड़ी सी हीट इस तरफ फ्लो होती है। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। उसका थोड़ा सा पार्ट एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर में रिलीज किया जाता है और उसका थोड़ा सा पार्ट वर्क डन में, यूजफुल वर्क में, जैसे कि इस केस में हमारा पानी का ऊपर चढ़ना एक यूजफुल वर्क है, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक हीट इंजन है और इसकी एफिशिएंसी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पहले समझते हैं यहाँ पर ये और ये तो काफ़ी अलग अलग दिख रहा है कि काम कैसे कर रहा है हीट इंजन। देखो, हीट इंजन में किसी भी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से एनर्जी ली जाती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ली जाती है। तो वो हाई टेम्परेचर कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, ये हमारा हाई टेम्परेचर है। एम्बिएंट रूम टेम्परेचर का जो भी टेम्परेचर है वो इस हीट इंजन के लिए हाई टेम्परेचर रिजर्वायर बन जाता है। अच्छा, ये हमारा लो टेम्परेचर रीजन है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज की जाएगी। जैसे यहाँ पर एनर्जी देखो रिलीज की जाती है, तो यहाँ पर ऊपर जो भी पानी था ना, पानी जो इवेपोरेट करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसे कहाँ से मिलती है? वो यहीं से, यहाँ पर जो लिक्विड ऊपर जाएगा उससे एनर्जी लेता है और इवेपोरेट करता है। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी हीट को रिजेक्ट भी किया जा रहा है हमारे हीट इंजन के बाद। यहाँ से हमारा लिक्विड हीट लेता है, हाई टेम्परेचर से हमने हीट ले ली, फिर वो इस तरीके से ऊपर जाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर वाटर को इवेपोरेट करने के लिए वो हीट रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो भी पानी था वो यहीं से हीट लेकर के इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारे देखो यहाँ पर जो रेसिडुअल हीट है वो हमने रिजेक्ट भी कर दी। तो हमारी ये तीनों स्टेजेस हमने इस हीट इंजन में देख ली है। और ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कोई पूछ भी सकता है इसकी एफिशिएंसी क्या है। तो इन दोनों बल्ब का टेम्परेचर अगर आपको पता है तो आप एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, या प्लीज़ करके देखना।
और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड वैसे किस तरीके के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो जानने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरी स्पेशल क्लास में, जो होती है अनअकैडमी पर। मेरी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पर फ्री होती हैं, लेकिन आप चाहो तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उससे आपको मिलता है जो मेरे हिसाब से बेस्ट बेनिफिट है, वो है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। इसका फ़ायदा क्या है? देखो, आपको चाहे जितनी नॉलेज मिल जाए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कि एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है, तब तक आपका स्कोर उतना ज़्यादा इम्प्रूव हो नहीं पाएगा। तो जितने ज़्यादा टेस्ट आप दोगे, उतना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी और ये बड़े बड़े जो एग्जाम्स हैं, नीट, IIT JEE, इनका डर भी कम होता जाएगा। ऐसा लगना चाहिए यार ये तो रोज़ की बात है, ये कोई बड़ा एग्जाम नहीं आ रहा है, तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी पसंद के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर होती हैं डेली लाइव क्लासेस भी। आपका गोल चाहे जो भी हो, CBSE फाउंडेशन, नीट, IIT JEE, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर अगर आप क्रैशअप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। तो याद रखना प्लीज़, क्रैशअप। वैसे क्रैशअप है क्या? मेरा यूट्यूब चैनल, वहाँ पे भी मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखो। और प्लस सब्सक्रिप्शन लो तो प्लीज़ मेरा कोड याद रखना, क्रैशअप। और एक बार ज़रूर आओ मेरी स्पेशल क्लास में, जो होगी अनअकैडमी ऐप पर। तो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरी स्पेशल क्लास का। आओ मिलते हैं। ये क्या चीज़ है? ये देखने में एक बर्ड लगता है जो बार बार ऐसे डिप करता है पानी पीने के लिए। तो क्या इसको प्यास लग रही है इसलिए बार बार ये पीने आ जाता है? क्या ये जिंदा है? अच्छा, यहाँ से अगर हम पानी हटा दें तो भी ये काम करता है, और अगर पानी की जगह हम इसे सैनिटाइजर पिला दें, क्या ये तो भी काम करता रहेगा? क्या ये इस बल्ब की गर्मी से भी काम कर सकता है? इसकी चोंच में ये कपड़ा क्यों बंधा हुआ है? इसमें फिजिक्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा है? गर्मी में तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन बारिश के दिनों में ये काम क्यों नहीं करता है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है विक्रांत किरार और आप देख रहे हो हेलो साइंस।